हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जिस योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, अब वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। क्या है ये पूरी खबर, ये समझेंगे क्योंकि वो उस चुनाव के एक्स फैक्टर बनकर उभरे थे। ये भी जानिए कि जेपीसी की वक्फ कमेटी आज लखनऊ पहुंच गई है। कब तक जेपीसी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाला है, देने वाला है, और क्या यह आखिरी बैठक होने वाली है लखनऊ में, यह भी समझेंगे। और आखिर में मिल्कीपुर के चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी रूठों को मना लिया है। कैसे मनाया है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है, ये भी जानेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ब्रह्मास्त्र बनते जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां अकेले दम पर की थी। चुनाव प्रचार खूब जमकर किया था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी हुंकार भरने वाले हैं। 23 जनवरी को उनकी पहली रैली दिल्ली में हो रही है और कुल 14 रैलियों का कार्यक्रम उनका रखा गया है। यानी कि 22 जनवरी को इस महाकुंभ में वो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और 23 तारीख से वो दिल्ली के चुनाव में चुनावी शंखनाद करेंगे। 14 सीटों पर उन्होंने हरियाणा में भी चुनाव प्रचार किया था, जिसमें 9 सीटें बीजेपी जीती। और अभी तक जो कार्यक्रम है, दिल्ली में भी 14 जगहों पर 14 चुनाव प्रचार के उनके कार्यक्रम लगाए गए। यही नहीं, महाराष्ट्र में उन्होंने 30 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और उसका सक्सेस रेशियो भी 80% से ऊपर था। अब नजरें इस बात पर हैं कि जो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये जो नारा था, इसने महाराष्ट्र चुनाव में तो खूब कमाल किया। हालांकि इसकी शुरुआत हरियाणा चुनाव में हुई थी। तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव के लिए कौन सा नारा लेकर जा रहे हैं, ये शायद 23 तारीख को उनकी पहली रैली में दिखाई न दे जाए। हो सकता है कि कोई नया नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तर्कश से निकाल दें, जो कि दिल्ली चुनाव में एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाए। ऐसा जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में एक नया नारा गढ़ने लगे। तो देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का भव्य आयोजन कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी कोई बड़ा खेल कर पाते हैं या नहीं। हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर। बीजेपी ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जबरदस्त फायर फाइटिंग की है। मतलब ये कि चंद्रभानु पासवान को जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो जो पुराने और बड़े नेता थे वो नाराज हो गए, कई कोप भवन में चले गए। और नाराजगी का आलम तो ये कि एक नेता राधेश्याम त्यागी, जो कि कोरी बिरादरी से आते हैं, उनको इतना सदमा लगा कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हो गई, उन्हें अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने फायर फाइटिंग शुरू कर दी। अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश उच्च स्तर से हुई, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से। मिल्कीपुर सीट पर 2 बड़े दावेदार थे। एक गोरखनाथ बाबा, जो पहले एक बार विधायक रह चुके हैं, और दूसरे राधेश्याम त्यागी, यानी कि राधेश्याम कोरी। लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया चंद्रभानु पासवान को, जो कि पासी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में ये दोनों नेता नाराज हो गए और दोनों नेता कोप भवन में चले गए। इसके बाद बीजेपी ने मनाने की कवायद शुरू की। 2 बड़े मंत्री लगातार इन दोनों नेताओं को मनाते रहे। गोरखनाथ बाबा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया और उनसे मुलाकात, बकायदा उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। खब्बू तिवारी, जो वहां से उस अयोध्या के एक सीट से पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। दरअसल ये दोनों बेहद करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि गोरखनाथ बाबा को मनाने में खब्बू तिवारी का भी बड़ा रोल है। इन दोनों को खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलवाया, उनसे मुलाकात की और ये कहा कि आप चुनाव में मदद कीजिए। किसी भी तरीके का असंतोष पार्टी के भीतर स्वीकार नहीं होगा। खैर, ये दोनों मान गए। उधर राधे श्याम त्यागी, जो कि राधे श्याम कोरी हैं, उन्हें भी मनाया गया, लेकिन एक कार्यक्रम में बकायदा उनके सीने में दर्द हुई और उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक के सिम्टम है। भागे भागे 2 मंत्री अस्पताल पहुंचे और उन्हें भी मना लिया गया। यानी कि बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। 5 तारीख को वोटिंग है और अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर के लिए झोंक दी है और जिन नेताओं को नाराजगी थी, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बड़ा आश्वासन मुख्यमंत्री स्तर तक से दिया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि मिल्कीपुर के इस चुनाव में बीजेपी क्या कर पाती है, क्योंकि बीजेपी के भीतर असंतोष की जब खबरें उड़ी तो राधे श्याम त्यागी से मिलने अस्पताल में अवधेश प्रसाद भी पहुंच गए, जिनके बेटे अजीत प्रसाद इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में। बीजेपी के भीतर असंतोष, मतभेद का फायदा विपक्ष को न मिल जाए, बीजेपी ने इसे देखते हुए अपने तमाम नेताओं को मनाने में भी लगा दिया। खैर, कहा यह जा रहा है कि जो नाराज थे वो मान गए हैं और अब एकजुटता के साथ इस चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिलहाल नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस महाकुंभ के बीच में बीजेपी का मिल्कीपुर उपचुनाव कहीं डिफोकस नहीं होने जा रहा है। अब अगली वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी अब अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। आज जेपीसी की टीम लखनऊ पहुंच गई और उसकी आखिरी बैठक लखनऊ में कल यानी कि मंगलवार को है। मंगलवार को जेपीसी की फुल टीम लखनऊ में मैरियट में होगी और यहां पर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग ऐसे लोग, ऐसे मुस्लिम संगठन, उलेमा, जिन्होंने जेपीसी के सामने अपने पक्ष रखने का वक्त मांगा है, ऐसे तमाम लोगों से जेपीसी की टीम मिलने जा रही है। कल पूरे दिन इस पर चर्चा होगी कि जेपीसी को लेकर के वक्फ संशोधनों को लेकर किसकी क्या राय है। चर्चा यह भी है कि सरकार ने हाल में जो उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया है, सरकार की तरफ से भी एक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, क्योंकि सरकार ने जो वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया उसमें कानपुर अपने आप में एक क्लासिक उदाहरण के तौर पर उभरा है, जहां 1670 वक्फ संपत्तियां थीं, लेकिन जिसमें से 548 यानी 548 वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर मिली। यानी कि सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर मदरसे और मस्जिदें बन गई हैं और ये वक्फ संपत्तियों में इसे दर्ज कर लिया गया है। योगी सरकार फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रही है, लेकिन जब कल वक्फ को लेकर संशोधनों को लेकर जो जेपीसी बनाई गई है, कल जब वो बैठेगी तब और कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से उलेमा आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस मीटिंग के बाद अब कोई भी मीटिंग अलग से शेड्यूल नहीं है। किसी और राज्य में अब जेपीसी को नहीं जाना है, यह बिल्कुल आखिरी बैठक है। इसके बाद औपचारिक तौर पर अनौपचारिक तौर पर कई बैठकें जेपीसी की अपनी होंगी, सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए। तो माना यह जा रहा है कि कल आखिरी बैठक होगी और उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यानी कि बजट सत्र में, जो कि इसी 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसके 1 हफ्ते के भीतर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में माना यह जा रहा है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और कल की लखनऊ की जेपीसी की बैठक इसी मायने में बेहद अहम है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए